हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जनवरी महीने की करंट अफेयर के एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। यह जो एमसीक्यू डिस्कशन होगा वह परफेक्शन आईएएस के द्वारा 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए लॉन्च किए गए 90 डेज प्लानर सीरीज का हिस्सा होगा। तो आज के इस वीडियो में 2024 के जनवरी मंथ के एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा, करंट अफेयर को। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में घरेलू कामगारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत में घरेलू कामगारों को विनियमित करने के लिए कोई समर्पित कानून या नीति नहीं है। यह कथन सत्य है। दूसरा है, भारत ने 2011 में घरेलू कामगारों पर ILO कन्वेंशन 189 का अनुसमर्थन किया है। देखिए, ILO कन्वेंशन 189 पर भारत ने मतदान अवश्य किया था, लेकिन अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? तो केवल एक सत्य है, तो एक का आंसर हो जाएगा ए। अगला है, किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसे मिला है। तो इसका 2 का आंसर हो जाएगा सी। पेंच टाइगर रिजर्व को रात्रि के आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए भारत का पहला डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5वां ऐसा पार्क घोषित किया गया है, जिससे यह खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए आदर्श बन गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उग्राम यह एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। बिल्कुल सत्य है, जो उग्राम है वह एक स्वदेशी राइफल है। तो एक का पहला सही है। दूसरा, इसे DRDO की इकाई ARDE और हैदराबाद स्थित निजी कंपनी आर्मर इंडिया लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। यह भी सत्य है। उग्राम पुरानी हो चुकी इंसास राइफल की जगह लेगा, यह भी सत्य है। यानी कि उग्राम राइफल को इंसास राइफल के रिप्लेस करके उसे लाया गया है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सत्य है। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, आवास योजना अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जिसका शॉर्ट नाम है PM अजय योजना। पूरा नाम है आवास योजना अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। गलत है, बल्कि PM अजय योजना जो है वह जनजातीय कार्य मंत्रालय नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वह गलत हो गया। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी को कम करना है। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PM अजय योजना की एक उप योजना है, यह भी सत्य है। तो कितने कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर 3 में से 2 कथन सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए, PM अजय योजना को 2021-22 वित्तीय वर्ष से लागू किया गया था। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 से संबंधित कथन पर विचार करना है। पहला, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल सत्य है। दूसरा, रिपोर्ट में 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया गया है, जहां 0 का अर्थ बहुत साफ और 100 का अर्थ अत्यधिक भ्रष्ट है। यह गलत है, यहां पर उल्टा दिया गया है। ठीक है, अगर 0 वैल्यू आता है तो 0 वैल्यू का मतलब है वह कंट्री ज्यादा भ्रष्ट है, और अगर उसे 100 अंक मिले हैं यानी कि वहां पर भ्रष्टाचार कम है। तो दूसरा स्टेटमेंट में उल्टा लिखा गया है, गलत है। तीसरा, CPI यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में 180 देशों में भारत को 93वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सत्य है। तो कितने कथन सत्य हैं? तो 3 में से 2 कथन सत्य हैं। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है,
वारली जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वे महाराष्ट्र क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति हैं। बिल्कुल सत्य है। वारली जनजाति जो है वह महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं या रहते हैं, तो पहला सत्य है। दूसरा, वे तेंदुआ या बाघोवा को देवता के रूप में पूजते हैं, यह भी सत्य है। वे प्रकृति पूजा के लिए ज़्यादा विख्यात हैं। वे बुहाडा नामक 3 दिवसीय मुखौटा उत्सव मनाते हैं, यह भी कथन सत्य है। तो वारली जनजाति के संदर्भ में तीनों कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा छः का सी। आइए ये इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वारली जनजाति एक आदिवासी मूल जनजाति है जो गुजरात और महाराष्ट्र के पहाड़ी, तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहती है। यह जनजाति प्रकृति की पूजा करती है और उनके मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है। वारली जनजातियों के द्वारा बोहाड़ा उत्सव मनाया जाता है। एक 3 दिवसीय मुखौटा उत्सव है। इस उत्सव के दौरान मुखौटा पहनने वाले लोग मुखौटे पहनकर उसका प्रदर्शन करते हैं। अगला है ओंगोल कांकरेज देवनी किसके नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत में पाई जाने वाली देसी गायों की नस्ल है ओंगोल, कांकरेज और देवनी। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कुष्ठ रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक दीर्घकालिक संक्रामक है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। बिल्कुल सत्य है। कुष्ठ रोग जो है इसका कारक क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसका इलाज संभव नहीं है, यह गलत है। कुष्ठ रोग का देखेंगे तो अब इलाज जो है वह संभव हो चुका है, और अगर शुरुआती चरणों में पता चल जाता है कि कुष्ठ रोग है तो विकलांगता को भी रोका जा सकता है उपचार के माध्यम से। तो दूसरा गलत है। भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग का उन्मूलन कर लिया है, यह सत्य है। ठीक है, तो लगभग उन्मूलन हो चुका है। तो इसमें से कौन से कथन सही है? तो 1 और 3 सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत ने 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम मामले के WHO मानदंड के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग का उन्मूलन हासिल कर लिया है। हाल ही में समाचारों में आए शब्द डिजीज एक्स से आप क्या समझते हैं? यानी कि शब्द जो है हाल ही में चर्चा में रहा है डिजीज एक्स, इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है यह उस महामारी जन्य रोगजनक को संदर्भित करता है जिसका अभी तक लक्षण निर्धारण नहीं किया गया है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी। लगातार कई दिनों तक चर्चा में रहा है डिजीज एक्स, तो उसका क्या अर्थ है जानना जरूरी है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला है वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे नीति आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, गलत है। जो शिक्षा संबंधी रिपोर्ट है, शिक्षा स्थिति से संबंधित रिपोर्ट है, वह असर के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, आप लोग जरूर इससे अवगत होंगे। लगातार कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि असर के द्वारा शिक्षा से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, असर 2023 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर में सरकारी स्कूलों में नामांकन प्रतिशत सबसे कम है, बिल्कुल सत्य है। और असर 2023 रिपोर्ट का शीर्षक था बेसिक्स से परे, यह भी सत्य है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो 3 स्टेटमेंट ऊपर दिए गए हैं, उनमें से केवल 2 स्टेटमेंट सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सीसा विषाक्तता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीसा विषाक्तता के संबंध में WHO ने शीशे को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 10 प्रमुख रसायनों में से एक के रूप में पहचाना है, बिल्कुल सत्य है। दहन धुएं के संपर्क में आने पर लोग शीशे की धूल को श्वास के माध्यम से अंदर ले सकते हैं, सत्य है। आयुर्वेदिक दवाएं, खिलौने, खाद्य डिब्बों और मसाले आदि में मिलाई गई सीसा प्रदूषण के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, यह भी सत्य है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सभी कथन सत्य हैं। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? बताइए। तो दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम जो कि बच्चों के लिए होगा कैमरून के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कैमरून ने जनवरी 2024 में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, और ऐसा करने वाला यह पहला देश बन गया है। ठीक है, तो 12 का आंसर हो जाएगा ए।
देश में महिला श्रम बल भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिला श्रम बल भागीदारी के संबंध में, पहला, भारत में ग्रामीण FLFPR शहरी FLFPR से काफ़ी अधिक है। दूसरा, महिला FLFPR को आमतौर पर कार्यशील आयु वाली महिला आबादी में कार्यरत या काम की तलाश कर रही महिलाओं के हिस्से के रूप में मापा जाता है। तीसरा, भारत में महिला LFPR वैश्विक औसत से नीचे हैं। यह तीनों स्टेटमेंट सत्य है। इसका आंसर दिया है सी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत देश में महिला श्रम बल भागीदारी से संबंधित क्या स्थिति है। देखिए, महिला श्रम बल भागीदारी को शॉर्ट में लिखा गया है FLFPR। इसे आप लोग ध्यान देंगे, ऊपर लिखा हुआ था FLFPR का मतलब हुआ महिला श्रम बल भागीदारी। ठीक है, तो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में कामकाजी आयु की लगभग 32.8% महिलाएं श्रम बल में थी, जो कि 17-18 में सिर्फ 23.3% थी और 2021-22 में बढ़कर 32.8% हो गई है। यानी कि इन वर्षों में लगभग 9.5% अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र से बड़ा धक्का आया, जहां इसे क्रमशः 12 और 3.4% अंकों की वृद्धि हुई है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी जो है उसमें लगभग 12.2% की वृद्धि हुई है। देखिए, 17-18 में 24.6% था। डेटा महत्वपूर्ण, आप लोग ध्यान रखेंगे। वही 21-22 में ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 36.6% हो गया है। वहीं अगर शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो इसमें काफी कम वृद्धि दर्ज की गई है। 3.4% अंकों की सिर्फ वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी से संबंधित रिपोर्ट। हिम तेंदुआ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी आयुसीयन स्थिति संवेदनशील है, सत्य है। वे ज्यादातर अल्पाइन और उप अल्पाइन क्षेत्रों में रहते हैं, यह भी सत्य है। भारत में इसकी जनसंख्या सबसे अधिक लद्दाख में है और उसके बाद उत्तराखंड में, यह भी सत्य है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सत्य है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में हिम तेंदुआ से संबंधित रिपोर्ट जारी किया गया। हमने जब प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि हिम तेंदुआ की सबसे ज्यादा जो संख्या है वह लद्दाख में देखने को मिली है, 477। उसके बाद फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम और जम्मू कश्मीर का स्थान है। बेसिकली आप हिमालयी क्षेत्र जो देखेंगे, भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है, चाहे वह लद्दाख हो, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, ये सब जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पर हिम तेंदुआ देखने को मिलते हैं। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सत्य है। नैनो यूरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, नैनो यूरिया के संबंध में विचार करना है। देखिए, ये सभी पॉइंट जो हैं वो आपको भले लग रहा होगा कि ये करंट अफेयर में क्यों पूछा गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं हाईलाइटेड टॉपिक रहे होंगे और चर्चा का विषय जनवरी महीने में रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर परफेक्शन इसे जनवरी करंट अफेयर में इसे शामिल किया है। ठीक है, नैनो यूरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नैनो यूरिया के उपयोग से पारंपरिक यूरिया की तुलना में चावल और गेहूं की पैदावार में काफ़ी कमी आई है, सत्य है। नैनो यूरिया को इफ्को के द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था, यह भी सत्य है। नैनो यूरिया एक तरल उर्वरक है जो नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है, यह भी सत्य है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सत्य है, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के संबंध में विचार करें। यह स्कीम बहुत आसान है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, पहला, इसका क्रियान्वयन जो है वह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। यह कथन गलत है। यहाँ के एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इसका क्रियान्वयन जो है वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है वित्तीय वर्ष 2017-18 से। अगला है, इस योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। यह स्टेटमेंट सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 सत्य है। पहला गलत है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित नहीं है, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। हाल ही में खबरों में रहा अमित रासू
क्या है? हाल ही में खबरों में रहा अमेतरासु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अति उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय किरणें हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में हमारी आकाशगंगा से निकलने वाली दूसरी सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय किरण का पता लगाकर एक दिलचस्प खोज की है। इस अल्ट्रा हाई एनर्जी कण को जापानी पौराणिक कथाओं में सूर्य के नाम पर अमेतरासु कण नाम दिया गया है। तो चर्चा में रहा अमेतरासु क्या है? अति उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय किरण है। 17 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है C+C5 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पहले यह आपको जानना है कि आखिर C+C5 है क्या। तो C का मतलब हो गया चाइना प्लस सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री। C+C5 का मतलब हो गया, C का मतलब चाइना प्लस सेंट्रल एशिया के 5 देश, 5 कंट्री। यह बेसिकली संगठन जो है चाइना के द्वारा सेंट्रल एशिया में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस संगठन को लॉन्च किया गया है और इसे नाम दिया गया है C+C5। यह मेरे ख्याल से आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, इसे लिख लीजिए अच्छे से और इसको गूगल में सर्च करके इसके बारे में जानकारी को एकत्र करिए। अगर सेंट्रल एशिया का 5 कंट्री का नाम हम लोग देखें कि कौन कौन इसमें शामिल हैं, तो कजाकिस्तान इसमें शामिल है, किर्गिज़स्तान इसमें शामिल है, उज्बेकिस्तान शामिल है इसमें, और तजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, तजा और ताजिकिस्तान, ठीक है, सॉरी ताजी नहीं, तुर्कमेनिस्तान। सुन लीजिए फिर से, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 सेंट्रल एशिया के देश इसमें शामिल है और प्लस चाइना है, ठीक है। अब आइए इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, सही विकल्प को चुनना है। पहला C+C5 शिखर सम्मेलन 1998 में आयोजित किया गया था। देखिए, पहला C+C5 शिखर सम्मेलन जो है वह जनवरी 2022 में आयोजित किया गया था। पहला स्टेटमेंट जो है वह गलत है। दूसरा, यह चीन और 5 मध्य एशियाई देशों के नेताओं के बीच एक राजनयिक शिखर सम्मेलन है, सत्य है। और भारत इसमें पर्यवेक्षक का भारत को दर्जा दिया गया है, यह गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 सत्य है, इसका 18 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक के सदस्य हैं? ओपेक के सदस्य कौन कौन से हैं, इसे बताना है। तो हमने पिछले जब दिसंबर का करंट अफेयर डिस्कस किया था तो उसमें ओपेक के बारे में सारी जानकारी आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आप बता पाएंगे। देखिए, ओपेक का अगर मेंबर कंट्री देखा जाए तो इसका मेंबर कंट्री अगर हम लोग देखें तो सऊदी अरब, वेनेजुएला, कुवैत, ईरान और इराक, ये 5 कंट्री इसके मेंबर कंट्री हैं। इसके अलावा अंगोला, हाल ही में आप लोग जानते हैं कि अंगोला ने ओपेक की सदस्यता को छोड़ दिया है, यानी कि अंगोला ओपेक से बाहर हो चुका है। और कतर भी, अंगोला से पूर्व कतर भी बाहर हो चुका है, ठीक है। अगर ओपेक के बारे में देखा जाए तो ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी बगदाद सम्मेलन में, ठीक है। बगदाद कहाँ पर है? बगदाद इराक में। तो बगदाद सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा, ठीक है। 2024 में अंगोला इससे बाहर हुआ है, ओपेक से, और 2019 में कतर ओपेक की सदस्यता से बाहर हुआ है। वर्तमान समय में देशों की संख्या, इसके सदस्य देशों की संख्या 12 है, ठीक है। विजय राघवन समिति बहुत महत्वपूर्ण समिति है। विजय राघवन समिति की स्थापना किस लिए की गई थी? तो DRDO के कामकाज की समीक्षा के लिए विजय राघवन समिति की स्थापना की गई थी। विजय राघवन कौन है? तो सरकार के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए। अगला सुमेलित करना है, बताइए। आसान प्रश्न है, GI टैग से संबंधित है, ठीक है। पहला, सिक्की घास उत्पाद आंध्र प्रदेश, गलत है। सिक्की घास उत्पाद कहां से संबंधित है? सिक्की घास उत्पाद बिहार से संबंधित है। रामबन अनारदाना जम्मू कश्मीर, सत्य है। आदि के कीर अरुणाचल प्रदेश, यह भी सत्य है। लांजिया सौरा पेंटिंग झारखंड, यह गलत है। लांजिया सौरा पेंटिंग उड़ीसा, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 2 और 3 सत्य हैं और 1 और 4 गलत है। 21 का आंसर हो जाएगा ए। भारत और केन्या के संबंध में विचार करना है, ठीक है। भारत और केन्या के बारे में, भारत द्वारा केन्या को किए जाने वाले निर्यात में इस्पात, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी और ऑटोमोबाइल शामिल हैं, जबकि केन्या के द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यात में सोडा ऐश
सब्जियां और चाय शामिल है, सत्य है। या इसीलिए पूछा गया, हालांकि बीपीएससी में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो का भारत यात्रा हुआ था, तो वह काफी महत्वपूर्ण रहा है। किसी की यात्रा हो या फिर प्रधानमंत्री की दूसरे देशों में यात्रा हो, तो संभावना रहती है कि यहाँ से सवाल पूछा जाए, ठीक है। तो पहला सत्य है। दूसरा, भारत केन्या के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, यह भी सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है, 22 का आंसर हो जाएगा सी। अगला आईएलओ के बारे में कुछ प्रश्न है। आईएलओ के द्वारा विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2024 रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करना है। पहला, वैश्विक बेरोजगारी दर 2022 में 5.1% से बढ़कर 2024 में 5.2% हो जाने का अनुमान है, यह सत्य है। दूसरा, अनौपचारिक रोजगार में गिरावट आने की उम्मीद है, जो 2024 तक वैश्विक कार्यबल के 50% से नीचे पहुंच जाएगा, यह गलत है। गिरावट आने की उम्मीद है नहीं है, बल्कि आईएलओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनौपचारिक जो रोजगार है उसमें स्थिरता देखने को मिलेगी और यह 58% पर स्थिर रहेगा। रिपोर्ट में स्थिर उत्पादकता और बढ़ती असमानताओं को प्रमुख आर्थिक चिंताओं के रूप में रेखांकित किया गया है, यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 3 सत्य है और दूसरा नंबर गलत है। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। महाराष्ट्र में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में संगोली जिला में अटपाड़ी वन संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया, पहला सत्य है। दूसरा, यह मैनी संरक्षण क्षेत्र और मालधोक पक्षी अभयारण्य को जोड़ता है, जिससे वन्य जीव गलियारों में निरंतरता को बढ़ावा मिलती है, सत्य है। यह रिजर्व मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से आच्छादित है, यह गलत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अर्ध सदाबहार, नम पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, ना कि उष्णकटिबंध वर्षा वन। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इस रिजर्व का मतलब अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व का उद्देश्य भेड़ियों, हिरणों, लोमड़ियों, सिवेट और खरगोश सहित विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना है, सत्य है। तो इनमें 1, 2 और 4 सत्य है, इसका करेक्ट आंसर 24 का हो जाएगा बी। तमिलनाडु ब्लू कार्बन एजेंसी के बारे में विचार करना है, ठीक है। तमिलनाडु ब्लू कार्बन एजेंसी, तमिलनाडु सरकार ने मैंग्रोव, कोरल और समुद्री घास जैसे तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली के लिए तमिलनाडु ब्लू कार्बन एजेंसी की शुरुआत की है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, यह पहल व्यापक तमिलनाडु तटीय मिशन का हिस्सा है, जिसे राज्य के 2023-24 के बजट में 1000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ पेश किया गया है। इसके लिए तमिलनाडु ब्लू कार्बन एजेंसी के लिए जो बजटीय आवंटन की गई है वह 1000 करोड़ रुपया नहीं बल्कि 2000 करोड़ रुपया की गई है, दूसरा गलत है। इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक से अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण प्रदान किया गया है, यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 3 सत्य है, 25 का करेक्ट आंसर ए। डेनमार्क के द्वारा शुरू किए गए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है बताना है, ठीक है। GFAI, इसका मतलब होगा ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, ठीक है। GFAI डेनमार्क और भारत के बीच एक सहयोग है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाना और कार्बन तटस्थता के अपने संयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करना है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा, यह गठबंधन विशेष रूप से टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन के विकास और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करता है, यह कथन गलत है, ठीक है। क्यों गलत है इसका एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे। GFAI का एक प्राथमिक लक्ष्य दोनों देशों के व्यवसायों, सरकारी निकायों, अनुसंधान संस्थानों और वित्तीय संस्थानों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है, ताकि टिकाऊ ऊर्जा विकास को समर्थन दिया जा सके। इसमें 1 और 3 स्टेटमेंट सत्य है, दूसरा नंबर असत्य है, उसे देखिए। दूसरा गलत है क्योंकि यह ग्रीन हाइड्रोजन गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। GFAI सामान्य रूप से ग्रीन ईंधन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन शामिल है, लेकिन यह उतने तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। तो एकमात्र टिकाऊ ऊर्जा के स्रोत यहाँ पर एकमात्र लिखा हुआ है,
इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इसका सोर्स जो होगा वह ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा भी अन्य ईंधन के स्रोत होंगे, इसीलिए यह गलत है। तो ठीक है, तो पहला और तीसरा सत्य है। युवा तीरंदाज शीतल देवी, जिन्होंने पैरा तीरंदाजी में अपने प्रदर्शन के माध्यम से भारत के लिए व्यापक प्रदर्शन किया है, को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार, यानी कि सी। सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 स्वच्छ भारत मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, सत्य है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सासवड़ को सबसे स्वच्छ शहर, यह भी सत्य है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ के पाटन और महाराष्ट्र के लोनावाला, ये दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। तीसरा, राज्य में स्वच्छता के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है, गलत है। अगर स्वच्छ राज्य देखा जाए तो पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, ठीक है। तो पहला और दूसरा सत्य है, तीसरे नंबर पे गलत है। 28 का आंसर हो जाएगा 3। सॉरी, कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 सत्य है, आंसर हो जाएगा ए। 12 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, आसान प्रश्न है और यह आसानी से छांटा भी जा सकता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से जाना जाता है, युवा भारत के युवाओं को प्रेरित करने के लिए महात्मा गांधी की जयंती पर भारत माता की जय दिवस मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, कुल मिलाकर यही जानिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस महात्मा गांधी की जयंती पर नहीं मनाया जाता है, बल्कि राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद की जयंती से संबंधित है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। तो अब ऑप्शन देखिए है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला तो गलत है, तो ये तो सत्य होगा नहीं, यह भी होगा नहीं। यहाँ पर प्रयुक्त सभी है, यानी कि 1, 2 और 3 यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक ऑप्शन सब में दे दिया है। तो बचा कौन? 2 और 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 29 का आंसर 2 और 3 सत्य है, आप लोग इसे देख लें। क्षेत्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष वेलनेस सेंटर के अस्थायी परिसर की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो गुवाहाटी, असम में। ठीक है, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष वेलनेस सेंटर के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। यह पहला आयुष चिकित्सा और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, तो 30 का आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। भारतीय सेना के द्वारा 2024 में प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष मनाए जाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला, यह पहल घरेलू रक्षा उद्योग के सहयोग से अपनी परिचालन और रसद क्षमताओं में परिवर्तन लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। पहला सत्य है। दूसरा, प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष से संबद्ध परियोजना संभव नवीनतम परिशुद्धता प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तोपखाने प्रणालियों को बढ़ाने की एक पहल है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वह गलत है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो क्लियर हो पाएगा दूसरा क्यों गलत है। इस परियोजना का उद्देश्य अत्याधुनिक 5G प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सुरक्षित संचार प्रदान करना तथा भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों को पुनः कौशल प्रदान करना और रोजगार उपलब्ध कराना है। यह भी सत्य है। तो 1 और 3 सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा बी। लेकिन दूसरा गलत है। क्यों गलत है आइए देखते हैं। दूसरा गलत है क्योंकि प्रोजेक्ट तोपखाने प्रणालियों को बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके बजाय एक सुरक्षित मोबाइल संचार परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है जो 5G की तकनीक का उपयोग करता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। ठीक है, देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 अगर आप लोग इसमें देखेंगे स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट है, आप लोग तीनों पढ़िए। स्टेटमेंट नंबर 2 साफ साफ सिंपल एकदम यह गलत है। क्यों? क्योंकि यह कहा गया कि पहले नंबर पे अमेरिका है और सबसे ज़्यादा अधिक देशों के वीज़ा मुक्त पहुंच के मामले में अमेरिका टॉप पर आता है। यह गलत है। पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो कई सारे देश हैं, जापान है, सिंगापुर जैसे देश पहले नंबर पे है। ठीक है, अमेरिका कुल रैंकिंग में 7वें स्थान पर आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसका सत्य
सत्य है। आंसर हो जाएगा इसका ए। राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को चुनना है। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव से संबंधित गलत कथन को चूज करना है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट और बताइए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गलत है। कैसे? क्योंकि यह बीकानेर की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली 5 दिवसीय आयोजन नहीं है बल्कि 3 दिवसीय आयोजन है। हालांकि इस प्रकार के सवाल बीपीएससी में संभावना बहुत कम है पूछे जाने का, क्योंकि ये फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है। कितने दिनों तक किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यह सब पूछना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर केवल एक गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं वह अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के बारे में तीनों स्टेटमेंट सत्य है। भारत में सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 14 जनवरी को सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है, सत्य है। और यह भी सत्य है कि पहला सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस 2016 में मनाया गया, यह भी सत्य है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा गया है कि यह दिन 14 जनवरी 1953 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की सेवानिवृत्ति का दिन है, जो भारतीय सेना के दूसरे प्रमुख थे। गलत है, के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख थे। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा गलत है, आंसर हो जाएगा बी। प्रसिद्ध कवि मुनव्वर राणा, जिनका हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, मुख्य रूप से किस भाषा में लिखते थे, तो उर्दू भाषा के एक शायर थे। ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा बी। या उर्दू भाषा से संबंधित है, कवि हैं मुनव्वर राणा, या शायर थे, कवि हैं। ठीक है, पोइट्री वगैरह भी लिखते थे। अगला है CSIR-CRRI के मार्गदर्शन में NH-66 मुंबई गोवा पर निर्मित 1 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले स्टील स्लैग रोड खंड का क्या महत्व है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें प्रसंस्कृत स्टील स्लैग समुच्चयों का उपयोग किया जाता है, जो प्राकृतिक समुच्चयों की तुलना में बेहतर यांत्रिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में बोइंग के नए वितरण केंद्र का क्या मुख्य कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन सेंटर। इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखेंगे तो जो बोइंग का नए वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश के खुर्जा में स्थापित किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य जो है वह विमानन क्षेत्र की परिचालन दक्षता को बढ़ाना और उसके साथ ही उसकी कुशलता स्थानीयकृत समाधान प्रस्तुत करना है। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूक्रेन संघर्ष में स्विट्जरलैंड की भूमिका का अच्छे से वर्णन करता है। देखिए, आप देखेंगे कि हाल ही में रशिया यूक्रेन वार को लेकर जो मध्यस्थता किया गया है उसकी अध्यक्षता भी स्विट्जरलैंड के द्वारा की गई है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड में ही रूस यूक्रेन विवाद को लेकर बेसिकली शांति वार्ता हुआ है, स्विट्जरलैंड में ही उसकी मध्यस्थता से। तो स्विट्जरलैंड मध्यस्थता बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी कि स्विट्जरलैंड अपनी तटस्थता बनाए रखने के लिए यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रशिया यूक्रेन वार में स्विट्जरलैंड की भूमिका क्या है, तो स्विट्जरलैंड की भूमिका है दोनों के बीच मध्यस्थता और शांति शिखर वार्ता। बेसिकली मध्यस्थता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा वर्ड है शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना। और हाल ही में हमने जब जो लास्ट वीडियो हमने पीडी का डिस्कस किया था उसमें बताया था कि भारत की तरफ से भी जो प्रतिनिधि शामिल हुए थे यूक्रेन शांति वार्ता में, वे पवन कपूर विदेश सचिव, ठीक है, वे शामिल हुए थे। यूएई के द्वारा शुरू किया गया इको मार्क मान्यता ढांचा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इको मार्क पर विचार करना है। तो देखिए, इसका पहला नंबर स्टेटमेंट ही आप देखेंगे तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि इको मार्क विशेष रूप से बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए डिजाइन करता है। तो यह गलत है। आप देखेंगे कि इको मार्क जो है वह बड़े बड़े एमएनसी वगैरह से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एमएससी और छोटे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है उसको लक्षित करता है। तो पहला स्टेटमेंट ही इसका गलत
गलत है। बाकी और नीचे का जो 2 स्टेटमेंट है वह सत्य है। ठीक है, तो कौन से कथन सत्य है? तो 2 और 3 ये दोनों पढ़े आप लोग, ये दोनों सत्य है। यह एमएसएमई को अपने टारगेट करता है, तो ये दोनों सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला गलत है। फारसी देखिए महत्वपूर्ण है। यह फारसी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसे हाल ही में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। ठीक है, फारसी को भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में हाल ही में शामिल किए जाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फारसी को भारत की शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने की घोषणा की है, पहला सत्य है। दूसरा, फारसी भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली गैर भारतीय भाषा है। देखिए गलत है, क्योंकि इसके पहले भी आप देखेंगे द्रविड़ वगैरह, द्रविड़ जो भाषा है उसको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है, पाली को दिया जा चुका है, प्राकृत को दिया जा चुका है। ठीक है, तो सॉरी द्रविड़ को नहीं, पाली प्राकृत जैसी भाषाओं को। और यह जो बेसिकली इंडो आर्यन भाषा या द्रविड़ भाषा मानी जाती है, तो ऑलरेडी पाली प्राकृत को दिया जा चुका है, तो पहली गैर भारतीय भाषा कहा जाएगा, तो गलत है। भारत में किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के मानदंडों में कम से कम 1500 से 2000 वर्षों का लिखित इतिहास, समृद्ध प्राचीन साहित्य तथा आधुनिक रूपों में उसकी भिन्नता शामिल है, सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 3 सत्य है। इसका 40 का आंसर हो जाएगा बी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित पुस्तक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इंडिया का फोकस क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत का मार्ग प्रशस्त करता है, इस पुस्तक का मेन थीम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत फ्रांस संयुक्त समिति की बैठक के दौरान हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के किन क्षेत्रों को भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वास्थ्य, डिकार्बनाइज्ड हाइड्रोजन, समुद्री विज्ञान और अनुप्रयुक्त गणित। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के दौरान आयोजित विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत फ्रांस संयुक्त समिति की हाल ही की बैठक में भारत और फ्रांस दोनों ने भावी वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस प्रमुख रणनीति पर जोर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गतिशीलता और नेटवर्किंग पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा न्याय और विधि शास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। किस संगठन को हाल ही में 2019-20 की अवधि के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए स्कोप एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यह जो अवार्ड है भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में जगन्नाथ मंदिर में आयोजित गोल मेला उत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोल मेला उत्सव पर विचार करना है। ठीक है, पहला, गोल मेला उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक उत्सव है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। देखिए इसमें यह एक साल में प्रतिवर्ष, इसे प्रति 6 माह पे कहिए, प्रति 6 माह पे इसका आयोजन किया जाता है, क्योंकि एक साल में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक वर्ष में 2 बार आयोजन होता है, यानी कि प्रत्येक 6 महीने पे इसका आयोजन किया जाता है, तो प्रतिवर्ष लिखना उचित नहीं होगा, पहला गलत है। दूसरा, इस त्यौहार के पीछे यह मान्यता है कि त्यौहार के दिन से रात की अवधि कम होने लगती है और दिन की अवधि बढ़ने लगती है। दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सत्य है। तीसरा, भारत में जगन्नाथ मंदिर को समर्पित केवल 2 मंदिर हैं। एक, भारत में भगवान जगन्नाथ को समर्पित केवल 2 मंदिर हैं, एक पुरी उड़ीसा में और दूसरा उधमपुर जम्मू कश्मीर में। नहीं, इसके अलावा भी आप देखेंगे कि हैदराबाद, चेन्नई जैसे क्षेत्रों में भी भगवान जगन्नाथ को समर्पित मंदिरें हैं। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 सत्य है। 46 का आंसर बी।
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 के दौरान केंद्रीय कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने फरीदाबाद में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है अग्रणी विज्ञान में महत्वाकांक्षी शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करना। तो 47 का आंसर हो जाएगा बी। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसका शिलान्यास कब हुआ? 22 जनवरी को। ठीक है, अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किए गए राम मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति स्थापित है और इसके प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा मूर्ति का निर्माण किया गया है। यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सत्य है। दूसरा, नागर वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में निर्मित यह मंदिर परिसर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। देखिए, यह स्टेटमेंट आप लोग जानते हैं कि नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है, यह तो सत्य है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर इसे माना जाता है यह गलत है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, तो दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा, मंदिर के डिजाइन में कुड्डू, नृत्य, रंग, कीर्तन, प्रार्थना नामक 5 मंडप हैं, यह भी सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 3 सत्य है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर है, ना कि पहला। 48 का आंसर बी। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के समर्थक बर्नार्डो अरेवालो ने पिछली सरकार से राजनीतिक चुनौतियों के बीच राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तो बताइए ये किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ग्वाटेमाला, यानी कि ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो अरेवालो। तो 49 का आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू की गई नई बॉब 360 जमा योजना की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? तो बॉब 360 जो है, इस जमा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 7.6% की उच्च ब्याज दर पर मिलेगी, जबकि सामान्य कार्यकर्ताओं को सामान्य जो जमा करता होंगे उनको 7.1% इंटरेस्ट मिलेगा कोई जमा राशि पर। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जो प्रश्न है उसी को एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया गया है, आप लोग देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के परिणामों का सही वर्णन करता है? ठीक है, तो विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के बारे में बताइए कौन सा कथन इनमें से सही वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा सी। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डे को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या है? तो विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड संयुक्त रूप से बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डे को प्रदान किया गया। 51 का करेक्ट आंसर सी। पुस्तक असम का बहादुर लचित बरफुकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, पुस्तक असम का बहादुर लचित बरफुकन श्रीमंत शंकरदेवा अंतर्राष्ट्रीय सभागार गुवाहाटी में अमित शाह ने विमोचित किया है। पहला स्टेटमेंट जो है सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट, अरुण कुमार दत्ता के द्वारा लिखित यह पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है तथा किसी अन्य भाषा में इसको अनुवादित नहीं किया है, गलत है। केवल अंग्रेजी ही नहीं बल्कि 24 भारतीय भाषाओं में इसका पब्लिकेशन अनुवाद किया गया है, दूसरा गलत है। तीसरा, लचित बरफुकन को भारत में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में मान्यता प्राप्त है और पुस्तक का उद्देश्य व्यापक भारतीय पाठकों के समक्ष उनके योगदान और वीरता को उजागर करना है, बिल्कुल सत्य है। तो 52 का 1 और 3 सत्य है, दूसरा गलत है। इसका अनुवाद जो है 24 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में किया गया है, ना कि सिर्फ अंग्रेजी में। 52 का आंसर हो जाएगा 1 और 3 सत्य है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 23 जनवरी को मनाया जाने वाला पराक्रम दिवस किस बात की याद दिलाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाने वाला पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती और भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 23 जनवरी। देखिए एससी बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्म जो है वह 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। डॉक्टर BR अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे न्याय की प्रतिमा के रूप में जाना जाता है, किस शहर में स्थित है तथा इसकी कुर्सी सहित कुल ऊंचाई कितनी है? तो विजयवाड़ा में स्थापित है, जिसकी ऊंचाई 206 फीट है। तो 54 का आंसर हो जाएगा बी।
ठीक है। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में स्थित है, 206 फीट इसकी ऊंचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में विचार करिए। बहुत महत्वपूर्ण यह स्कीम है, इसी वर्ष लॉन्च किया गया है राम मंदिर के उद्घाटन के समय। ठीक है, पीएम सूर्योदय योजना के बारे में विचार करें। तो देखिए, पीएम सूर्योदय योजना का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य जो है 1 करोड़ घरों के छत पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को उपलब्ध कराना सत्य है। दूसरा, यह मुख्य रूप से औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की ऊर्जा स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया। गलत है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है जो मध्यम और गरीब तबके के लोग हैं उनको बिजली प्रोवाइड कराना, तो दूसरा गलत है। तीसरा, इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बिजली बिलों को कम करने तथा भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में योगदान देने के लिए तैयार किया गया, सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 3 सत्य है, दूसरा नंबर गलत है। 55 का आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित हैल 523 प्रणाली क्या है? यह एक पानी के नीचे की परमाणु हरित प्रणाली है। हैल 523, ठीक है, यह उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है पानी के नीचे की परमाणु हथियार प्रणाली है। हैल का अर्थ होता है सुनामी। ठीक है, तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मलेरिया का बोझ अफ्रीकी महाद्वीप पर सबसे अधिक है, जो 2021 में वैश्विक मलेरिया के लगभग 95% मामलों और 96% संबंधित मौतों के लिए जिम्मेदार था। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो काबो वर्डे हाल ही में अफ्रीका का ऐसा देश बना जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया जनवरी 2024 में। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, काबो वर्डे। यूपी गौरव सम्मान यह यूपी से संबंधित है। यह सवाल बीपीएससी में पूछे जाने की संभावना नगण्य है। ठीक है, हट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसे देख लेते हैं। वे पंजाब हिमालय सीमा के आसपास रहने वाला एक घनिष्ठ समुदाय है। यह गलत है, क्योंकि हट्टी जो हैं वे पंजाब हिमाचल की सीमा नहीं बल्कि उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड की सीमा पर हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। दूसरा, वे खुम्बली नामक के पारंपरिक परिषद के द्वारा शासित होते हैं। यह स्टेटमेंट सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 सत्य, 59 का 2। हाल ही में समाचारों में आई माधिका भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माधिका भाषा यह केरल के चकलिये समुदाय के द्वारा बोली जाती है, सत्य है। यह माधिका के अंतिम धारा प्रवाह वक्ता है, सत्य है। इसे भारत में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, गलत है। भारत में अभी आधिकारिक भाषा के रूप में इसे मान्यता नहीं दी गई है, इसकी कोई लिपि नहीं है, यह भी सत्य है। तो 1, 2 और 4 सत्य है। 60 का आंसर हो जाएगा डी। इनइक्वलिटी इंक रिपोर्ट में धन में असमानता और दुनिया भर में असमानता को योगदान देने वाले प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। इसे किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो इनइक्वलिटी इंक रिपोर्ट जो है ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई है। 61 का आंसर हो जाएगा ए। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। असत्य कथन को चूज करना है। ठीक है, तो पहला सही है, भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा आम कैंसर है, यह सत्य है। इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, यह गलत है। इसके लिए टीका है और HPV इसका टीका का नाम है। ठीक है, तो इसका दूसरा गलत है। तीसरा, यह रोटा वायरस के कारण होता है, यह गलत है। अगर इसका वायरस देखा जाए कि किसके कारण होता है, तो इसका HPV वायरस के कारण होता है, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, तो रोटा वायरस के कारण नहीं होता है। तो दूसरा और तीसरा गलत है, तो असत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। 2 और 3 यानी कि सी। कौन सा युग में सही सुमेलित है? बहुत आसान प्रश्न है। जापान स्लिम मिशन सत्य है, चंद्र मिशन है। भारत आदित्य एवं सूर्य मिशन है, यह भी सत्य है। चीन का तियान्वयन, यह भी सत्य है। लेकिन लूना सीरीज जो भी होगा, लूना यानी कि लूना जो है वह रशिया से संबंधित है। और कोल्ड वार के समय से ही
कोल्ड वार में भी आप देखेंगे कि रशिया के द्वारा जो भी चंद्रमा में प्रक्षेपण किया गया था उसका नाम लूना ही रखा गया था। तो लूना यूएसए का नहीं बल्कि यूएसएसआर रशिया से संबंधित है। तो 63 कौन सा सही सुमेलित है ना, तो 1, 2 और 4 सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी 3 नंबर गलत सुमेलित है। इनमें से कौन नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? कौन सी रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है राष्ट्रीय एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और लीड्स रिपोर्ट, यानी कि लीड्स रिपोर्ट लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस से संबंधित। तो लीड्स और राष्ट्रीय एमपीआई, ठीक है, ये दोनों नीति आयोग जारी करेगा। लेकिन बेरोजगारी दर देखा जाए तो एनएसओ के द्वारा बेरोजगारी दर जारी की जाती है। तो पहला और दूसरा सत्य है, 64 का आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? देखिए आसान प्रश्न है। ब्रिक्स का सदस्य अर्जेंटीना नहीं है। हाल ही में ब्रिक्स में 6 नए देश को शामिल करने की घोषणा की गई थी, लेकिन उसमें अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया था। तो वर्तमान समय में ब्रिक्स का सदस्य अर्जेंटीना नहीं है, बाकी ईरान, मिस्र, यूएई ये सब नए सदस्य बन गए हैं। देखिए पहले से जो है ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका पहले से मेंबर हैं, लेकिन अन्य जो नए सदस्य जोड़ा गया है मिस्र, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब, इसे नए सदस्य जोड़ा गया है। अर्जेंटीना शामिल होने से मना कर दिया। 65 का आंसर सी। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा आयातक एवं उपभोक्ता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सत्य है। एफसीआई एपीएमसी मंडियों से एमएसपी पर दालें और गेहूं और चावल खरीदती है, गलत है। मुख्यतः इसमें गेहूं और चावल तो खरीदा जाता है, लेकिन दाल को कम खरीदा जाता। दाल इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा गलत। म्यांमार विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह म्यांमार नहीं बल्कि भारत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक प्रमुख दाल उत्पादक राज्य हैं, सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? ए, 1 और 4 सत्य हैं। 67 हाल ही में समाचारों में देखे गए सीसल पौधों के संदर्भ में निम्न कथन को चूज करना है। कौन सा कथन सत्य है? तो सीसल पौधे भारत में स्थानिक है, सत्य है। इनका उपयोग रस्सी, कागज, कपड़े, जूते आदि बनाने के लिए किया जाता है, यह भी सत्य है। वैज्ञानिकों ने सीसल के पत्तों से अत्यधिक अवशोषक पदार्थ बनाने की विधि विकसित की है, जिसका उपयोग सैनिटरी नैपकिन में किया जा सकता है, यह भी सत्य है। और यह एक मरुद्वितीय, एक फलीय, अर्ध बारहमासी पत्ती रेशा उत्पादक पौधा, यह भी सत्य है। तो प्रयुक्त के चारों स्टेटमेंट सत्य हैं। 67 का आंसर हो जाएगा ए। और आज का हम लोग जनवरी महीने की करंट अफेयर का लास्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला सीरीज जो वीडियो होगा वह फरवरी महीने की करंट अफेयर से संबंधित होगा। पहला, भारत में गरीबी को आय या व्यय दृष्टिकोण के माध्यम से मापा जाता है, सत्य है। भारत की एमपीआई 13-14 में 29.17% से घटकर 11.2% हो गई है, यह भी सत्य है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में गरीब लोगों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है, यह भी सत्य है। राष्ट्रीय एमपीआई नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। अभी हमने बताया ना, एमपीआई राष्ट्रीय एमपीआई यानी कि एनएमपीआई, एन का मतलब नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, यह भी सत्य है। तो इनमें से चारों स्टेटमेंट सत्य है, आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों इस प्रकार से वर्ष 2024 के जनवरी महीने के करंट अफेयर के एमसीक्यू को आज हमने डिस्कस किया है। यह परफेक्शन आइस 90 डेज प्लानर सीरीज का हिस्सा है। अगले वीडियो के माध्यम से मैं फरवरी महीने की करंट अफेयर के एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।